बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने उस ऑपरेशन के हवाले से जो अचीवमेंट्स हैं, जो अब तक की जो अहम पेश रफ्त है, उस हवाले से उन्होंने बताया और उस हवाले से चंद चीज़ें जो है आपके मैं सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे में एक तो उन्होंने अवाम के जो किरदार है उसको इंतहाई अहम करार दिया। अमन व अमान से खेल के मैदान जो है आबाद हैं और ये नया पाकिस्तान जो है उस हवाले से, और मार्च को यौम पाकिस्तान की जो परेड है और भरपूर जज्बे के साथ उन्होंने कहा 23 मार्च को वो भी करेंगे और पुरअमन पाकिस्तान जो है दुनिया ने किया इसका एतराफ़। ये DGISPR जो है पाक फ़ौज के तर्जमान है उनकी जानब से ये चीज़ें शेयर की गई और उस ख़ास तौर पर इसमें और भी जाके आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और इनकी अहम जो पोस्टों पर लोग तैनात है उस हवाले से जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं वो किसके एजेंडे पे काम कर रही हैं, उसके पीछे क्या साजिशें हैं, क्या मामलात हैं और उसका पर्पज़ क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। और ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है उस हवाले से क्या क्या अचीवमेंट्स की गई उस हवाले से भी मुख्तसर आपके सामने मैं फैक्ट्स रखूंगा और रोशनी उस पर डालेंगे कि क्या खोया और क्या पाया इन 4 सालों के दौरान। तो नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो ISI की तैनाती के हवाले से ख़बरों की उन्होंने कहा कि तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि आगे जाके मैं इसकी डिटेल से भी बताऊँगा कि इन अफवाहों के पीछे कौन से मुहरकात थे और कौन सी क़ुव्वतें थी और क्या फ़ायदा इससे हासिल करना था और क्या नुकसान है जिसके मुल्क के लिए, इदारों के लिए हो सकते हैं। तो फ़ौज में अला सतह पर उनका तकरीयाँ जो है इतनी शॉर्ट टर्म नहीं होती और ऑपरेशन रद्दुल फसाद को जो 4 साल मुकम्मल हुए हैं बेसिकली उस हवाले से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया में जो ब्रीफिंग दी है और उसका मकसद जो है उन्होंने कहा कौम को इसके समराट से आगाही देना है। बेसिकली ये पर्पज़ था, लेकिन वहाँ पर एक ये चीज़ जो है जो अफवाहें चल रही थी चंद दिनों से, कुछ हफ्तों से, तो उसको भी उन्होंने उसका भी जवाब दिया है। अब मामला ये है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जो शुरुआत होती है इस पे अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद 22 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था। रद्दुल फसाद इसलिए मुख्तलिफ है कि ये पूरे मुल्क में अमन के लिए था। अहम अहदाफ में अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। अहम अहदाफ में दहशतगर्दों का खात्मा शामिल था। उनका कहना था कि रद्दुल फसाद का बुनियादी मकसद या महवर अवाम है। रद्दुल फसाद इस वक्त शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने तुलो अर्ज़ में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने आम शहरियों, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को भी निशाना बनाकर ज़िंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिश की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद क्या है, इस हवाले से जो उन्होंने रोशनी डाली, उन्होंने कहा कि इनके काउंटर टेररिज्म के 3 बुनियादी नुकात हैं। इन नुकात में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद हो। ऑपरेशन का मकसद मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए वेस्टर्न जोन का इस्तेकाम था और मुल्क भर में दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा था। 4 साल के दौरान होने वाले ऑपरेशन के हवाले से उनका ये कहना था कि रद्दुल फसाद ब्लड एंड ट्रांसफर फीस का काज है। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को मुकम्मल गैर मौसर करना था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कोम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और अब तक 3,75,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए, जिसमें CTD, पुलिस, रेंजर्स, ISI, MI ने भरपूर किरदार अदा किया। अब अगर हम बात कर रहे हैं नाज़रीन ऑपरेशन के अदाद शुमार के वाले से, तो वो आपके मैं सामने रखता हूँ। सूबों में ऑपरेशन के जो अदाद शुमार हैं उसकी अगर बात की जाए तो पंजाब में 34,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए, सिंध में 1.5 लाख से ज़ायद ऑपरेशन, बलूचिस्तान में 80,000 से ज़ायद और KPK में 92,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। अब इसका एतराफ़ दुनिया भी कर रही है और ऑपरेशन में तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। DGISPR का कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अनथक मिनट से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिस तरह मैं बात करूँ जारी बात है वो भी मौजूद थी, बड़े नेटवर्क को ख़त्म किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान जो खैबर 4 ऑपरेशन भी किया गया, इन 4 सालों में 5,000 से ज़ायद थ्रेट अलर्ट जारी किए गए। थ्रेट अलर्ट जो जारी किए गए, DGISPR का कहना था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में
गुज़श्ता साल अगस्त में ऑपरेशन किया गया और 72,000 से ज़्यादा गैर कानूनी असला बरामद किया गया। पाक अफ़गान बॉर्डर पर 1684 क्रॉस फायर वाक़यात हुए। अब इसके साथ साथ यही वजह थी, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से उनका कहना था कि एफसी के 58 नए विंग्स कायम किए जा चुके हैं, मज़ीद 15 का क़याम बाकी है, जबकि 2611 किलोमीटर पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का 83% काम मुकम्मल किया जा चुका है। बाढ़ मनसूबे के तहत 497 फोर्ट्स तामीर हो चुके हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीज़न वजारत दाखिला के मतहत है 72 किलोमीटर से ज़ायद इलाके से बारूदी सुरंगें साफ़ कर दी गई हैं। इनका मज़ीद ये कहना था कि बॉर्डर कंट्रोल के तहत टर्मिनल से 33% नकलो हरकत हो रही है और 48,000 से ज़ायद बारूदी सुरंगें बरामद कर चुके हैं। ऑपरेशन को सपोर्ट और लोगों की हिफाजत के लिए बहुत सी चेक पोस्टें कायम की गई हैं। 450 चेक पोस्टें 250 से भी कम होकर रह गई हैं। दीगर कबायली इलाकों के अंदर भी उन्होंने इस हवाले से बताया कि 37,428 पुलिस एहलकार जो है उनको ट्रेनिंग दी गई। पाक अफवाज ने बलूचिस्तान में 3,865 लेवीज एहलकार जो हैं उनको ट्रेनिंग दी। अब अगर बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम जो किए गए उसमें 344 जो दहशतगर्द हैं उनको सजाए मौत दी गई, जिनमें से 58 पर अमल दरामद हो चुका है। 78 से ज़ायद तंजीमों को और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन किया गया। दहशतगर्दों के असासा जात को फ्रीज़ किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि दहशतगर्दों की नकलो हरकत और अगवा बराए तावान के अमल पर मौसर काम जारी है। बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को इंतहा पसंदी पर माइल करने के अज़ाइम को नकारा बनाया गया और इंतहा पसंदी की तरफ 2005 लोगों को कौमी धारे में वापस लाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और कराची में अमन मान बहाल, इस हवाले से भी उन्होंने रोशनी डाली कि कराची जो जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे जो बम धमाके, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी हो रही थी और अब दोबारा कराची जो है उन्होंने कहा कि कराची में ऑपरेशन के नतीजे में अमन मान की सूरत हाल जो है उसके अंदर वाज़ेह बेहतरी आई और पूरी दुनिया ने देखा। और कराची पाकिस्तान की मईशत में चूँकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उसका हामिल है और आलमी क्राइम इंडेक्स में 6 से 130 जो है उस नंबर पर आ गया। और ये वजह थी उस ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जिसमें आर्मी और दीगर जो सिविलियन इदारे हैं और इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर ये इस चीज़ को फ्रीज़े को सरअंजाम दिया। दहशतगर्दी से सियासत का सफ़र, अब उस हवाले से उन्होंने बताया कि वो दहशतगर्दी की वजह से जो मुल्क जो एक पूरी दुनिया के लिए खौफ वहाँ पे ये लोग आते हुए डरते थे, लेकिन सेहत के सफ़र से वो किस तरह वो तब्दील हुआ, उस हवाले से उन्होंने बताया कि ये इंतहाई कठिन मामला था कि जो इलाके दहशतगर्दी का शिकार थे अब वहाँ इक़्तिसादी काम हो रहे हैं। KP के कबायली अजला में 31 अरब रुपए की लागत से 831 मनसूबे जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है और उनका ये कहना था कि इन 4 सालों में 1200 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो हैं वो हथियार डाल चुके हैं और फ़ौज पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद अपने काम में मसरूफ़ रही। नेशनल सिक्योरिटी के जितने इशूज़ आए इस पर मीडिया ने भरपूर ताउन किया। यौम पाकिस्तान जो है उस हवाले से उन्होंने बताया कि इस मरतबा भरपूर तरीके से वो मनाया जाएगा और इनका कहना था कि माह मार्च जो है 23 मार्च को यौम पाकिस्तान आ रहा है और यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी यकजहती के साथ परेड का इनकाद होगा और अवाम के तावन से हम हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। अमन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, इस हवाले से उन्होंने जो बात की उनका कहना था कि अमन का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसका दायराकार पूरे मुल्क पर मुहित था। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद बहुत हद तक की जा चुकी है, अमल दरामद यानी किया जा चुका है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ चीज़ों पर काम बाकी है, इन पर भी काम हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए काम जारी है और हाइब्रिड वारफेयर की मदद जो मद में आने वाले चैलेंजेस पर हुकूमती सतह पर भी इकदाम हुए हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान को महफूज करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके ऊपर फोकस किया गया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और ख़ित्ते के हवाले से जो पाकिस्तान का अमन के हवाले से जो अहम रोल है जिसको पूरी दुनिया मानती है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा
कि हमें अदराक है कि अफगानिस्तान के अमन के साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत मस्बत किरदार अदा किया, जिसे सराहा जा रहा है। चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम जल्द बहाल कर दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि भारत से मुतल्लक डोजियर को आलमी बरादरी के हर फोरम पर संजीदा लिया गया है। दहशतगर्दों को काफ़ी हद तक डेंट लगाया जा चुका है, मज़ीद काम जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ को हासिल करेंगे। हर वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फैटिफ से मुतल्लक हर जो प्रोसीजर के तहत ऑब्जर्वेशन पर बहुत काम हुआ। DGISI मेजर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, उनकी जो ट्रांसफ़र के हवाले से, और जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के हवाले से उनकी DGISI तैनाती के लिए जो ख़बरें फैलाई गई, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं। नाज़रीन, इसका पर्पज़ यही है कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो कि दुनिया मानती है उनकी सलाहियतों को, अगर अफवाज की बात हो रैंकिंग की, तो हमेशा कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान फ़ौज जो है वो प्रोफेशनल जो आर्मड फोर्सेस है उसमें उसका पहले नंबरों पे हमेशा नाम आता है। और इस तरीके से कम वसाइल के बावजूद तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया की जो मानी हुई एजेंसी है उसके अंदर हमारा शुमार होता है। अब मामला ये है कि ये सारा क्यों किया गया, इसके बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं। जो DGISI हैं उनकी जो ट्रांसफ़र के हवाले से या उनकी तैनातियों के हवाले से, उनको अपने ओहदे से हटाने के हवाले से, या लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को DGI तैनाती के हवाले से, इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि मैं पर्सनली बहुत सारे चीज़ों का विटनेस भी हूँ कि जिस तरीके से जब DGISPR थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, और जब DGC थे मेजर जनरल उस वक़्त थे जनरल फैज़ हमीद साहब, तो उस वक़्त भी इनके आपस में बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप थी। और उसके बाद जब ये DGISI बने जनरल फैज़ हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद, और जब DGISPR भी रहे, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल भी बने जनरल आसिफ गफूर साहब, तो उसके बाद भी इनके इंतहाई खुशगवार और तल्लुकात हैं। इसके साथ साथ जब जो आर्मी चीफ हैं उनके, और जब DGISI थे DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उस वक़्त भी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ उनकी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप थी। और उसके साथ साथ जब वो DGISI उनको बनाया गया, उस वक्त से भी उनकी बात बहुत वर्किंग रिलेशनशिप है। इस तरीके से जो मेजर जनरल आसिफ गफूर लेफ्टिनेंट जनरल बने, तो उसके बाद ये एक अफवाह फैलाने का मकसद ये था कि आपस में इस तरह की कोई रिफ्ट या गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए कुछ जो अनासर हैं उन्होंने इस तरह की मुनज़्ज़म अफवाहें फैलाई और इसका प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ख़बरों में, अखबारात के ज़रिए, चैनल के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट किया गया, जिसका मकसद कुछ उनकी जो मज़मूम अज़ाइम है उनकी तकमील थी। बहरहाल उसको जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी रद्द किया फौरी तौर पर। उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। और दूसरी जानब जो DGISPR ने भी कहा कि इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं, इन चीज़ों के बारे में सोचना या क्यास राइयाँ नहीं होनी चाहिए। फ़ौज में आला सतह पर तकर्रियाँ इतनी शॉर्ट टर्म नहीं होती। तो उन्होंने भी शटअप कॉल दे दी उन अनासर को जो इस तरह की चीज़ें फैला के वो शायद को अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील चाहते थे। बहरहाल उनको मेरा ख्याल है शटअप कॉल इसके बाद मिल गई है। और इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब ऑलरेडी इस चीज़ की, इन अफवाहों की तरदीद कर चुके हैं। एक आखिर में आपको वाक़या बताऊं कि आज से अपना 2 दिन पहले ही एक तलागंग से मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट, उसने बताया कि एक ही घर से 4 जो उसके बेटे हैं जो फ़ौज में थे, जिसमें अफसर और जवान थे, वो चौथे बेटे की हाल ही के अंदर जो शहादत हुई। और उसका बाप कह रहा था कि अगर मेरे 4 और बेटे भी होते तो इस मुल्क और इस फ़ौज के लिए या इस सरहदों की हिफाजत के लिए मैं कुर्बान उनको भी कर देता। तो ये वो लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उस पर और उनके ख़ानदानों पर क्या बीती है जब आप इस तरह के हमले करते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या मरियम साहिबा अपने बेटे जुनैद सफदर साहब को महाजों पे या बॉर्डर पे भेज सकती हैं? उसको कैप्टन या लेफ्टिनेंट भी बना दें तो क्या वो भेजने का रिस्क लेंगी? क्या जरदारी साहब अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सरहदों पे भेज सकते हैं? कुर्बानी उसकी, जिस तरह हमने देखा कि एक एक घर से 4-4 शोहदा हैं। तो मामला ये है कि जब आप इस तरह की कुर्बानियाँ जो हम सोते हैं,
हम आराम से सोते हैं और वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं। और उनकी फैमिली पे क्या बीती है जब उस फौज पर, उस इदारे पर, जिनके एक एक घर से 4-4 शहीद जो हैं और चारों उनके बच्चे जो शहीद हो, अगर आखिरी बच्चा जब शहीद हुआ तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर 4 मेरे और बच्चे भी होते तो उनको मैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए भेजता। तो उनको दुख होता है, उन फैमिलीज को दुख होता है। तो लिहाजा हमें इस बात पे भी ज़रा ध्यान देना होगा। आज के लिए इतना ही, किसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।